नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। जैसा कि आपको पता है कि आपका दिसंबर में सीटेट का एग्जाम होने वाला है, तो आपको कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में हमने हमारे चैनल पे आपको बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो देखिए। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको 30 में से 30 अंक कैसे लाने हैं, इसकी पूरी रणनीति, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न एवं पूरा सिलेबस जो आप हमारे प्लस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं वो देख सकते हैं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके बाल विकास में, आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। अब आप बताइए, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के मध्य है तो वह किस तरह का बच्चा है? क्या वो सामान्य बुद्धि वाले बच्चा है, या वो प्रखर बुद्धि वाला बच्चा है, या उसे उत्कृष्ट बुद्धि के बच्चे की तरह माना जाएगा, या उसे प्रतिभाशाली की कैटेगरी में डाला जाएगा? तो बताइए। देखिए, अब ये हम लोगों ने पढ़ा था बुद्धि लब्धि में जो 135 प्लस वाले हैं, जो 135 प्लस वाले हैं, इनको हम प्रतिभाशाली बच्चों की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और पूरी कैटेगरी का चार्ट है, वो आपको चार्ट पढ़ाया गया है। अगर वो आपको चार्ट याद है तो आप वहां से देख सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सामान्य बुद्धि, ठीक है। इसका सही जवाब होगा सामान्य बुद्धि, ठीक है। तो ये आपका इसका सही जवाब हो गया। जो सामान्य बुद्धि होती है उनकी आईक्यू, बुद्धि लब्धि, ठीक है, वो किसके बीच में होती है? वो होती है 90 से 110 के मध्य, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के बच्चों के लिए लागू है? ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। तो भाई बताइए। देखिए, अगर हमने आरटीई पढ़ा है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि राइट टू एजुकेशन के तहत आपके बच्चों का जो एक आयु है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है उसमें। तो अगर आपने आरटीई पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आपके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगर इस तरह के प्रश्न करने हैं तो आपको आरटीई पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने आरटीई नहीं पढ़ा है, राइट टू एजुकेशन नहीं पढ़ा है, तो फिर आप कैसे इस प्रश्न को करेंगे? तो इसलिए सिलेबस करना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, ठीक है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ठीक है। तो आपके कुछ ऑप्शन दिए हैं, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो देखिए, हमारा जो बाल मनोविज्ञान है उसमें हम एक बात पर जोर देते हैं, और वो बात है कि हम बच्चे का विकास चाहते हैं। हम बच्चे को रोबोट की तरह ट्रीट नहीं करते, हम बच्चे का एक विकास चाहते हैं, और विकास प्रोग्रेसिव विकास चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज बच्चा, और किसी रिजल्ट के उपलक्ष्य में नहीं, हम एक अच्छे समाज, अच्छे नागरिक बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे का विकास चाहते हैं। तो ये नहीं कि हाँ उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सिर्फ इसीलिए बाल विकास का योगदान नहीं है इसमें। पूरे बच्चे का पूरे जीवन में पूरा जो ओवरऑल उसका जो डेवलपमेंट है उसकी बात होती है। तो मनोविश्लेषण विधि, देखिए, मनोविश्लेषण विधि बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वाधिक अच्छी विधि नहीं है। तो ये तो गलत हो गया आपका। अब दूसरा है तुलनात्मक विधि। देखिए, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में एक अलग है, तो हर इंडिविजुअल पर्सनालिटी जब अपने आप में अलग है तो हम तुलनात्मक विधि को सर्वोत्तम विधि तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि भाई कैसे सही हो सकता है ये? तो ये भी हमारा गलत हो गया। इसके बाद आता है विकासीय विधि। तो देखिए, अब बात हो रही विकास, बच्चे का ओवरऑल विकास की बात हो रही है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकासीय विधि। क्योंकि इस विधि में हम बच्चे का विकास पे हम फोकस करते हैं। हम ये नहीं कि किसी से कंपेयर कर रहे हैं, उसके स्टेट्स देख रहे हैं, उसका रिजल्ट देख रहे हैं, डेटा चेक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमें प्रोग्रेस देखनी है कि किस तरह से बच्चा स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कर रहा है।
सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर, कई स्तर होते हैं उसके विकास के, तो उन सारे स्तर पर तो आपका सांख्यिकी विधि भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम स्टैटिक्स डेटा नहीं देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, तो गार्डनर ने 7 बुद्धि का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, उसमें कौन सा सिद्धांत इनमें से नहीं है? जो बुद्धि के प्रकार बताए थे, गार्डनर ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे, तो उनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, आपको यह बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। ठीक है, तो क्या होगा इसका जवाब? देखिए, अगर आपने गार्डनर के 7 सिद्धांत पढ़े हैं तब तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। गार्डनर ने जो 7 तरह की बुद्धि बताई कि बुद्धि जो माइंड होता है या इंटेलिजेंस होता है वो 7 टाइप का होता है। तो अगर आपको टाइप पता है तो आप कर लेंगे, और नहीं पता है तो आपको टाइप पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, अगर बात करें स्थान संबंधी बुद्धि तो ये गार्डनर ने बताया है। ठीक है, तो ये सही हो गया। अच्छा, भावनात्मक बुद्धि, अगर हम आगे बढ़े, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि तो ये भी गार्डनर ने बताया है। भाषात्मक बुद्धि भी बताया है। क्या नहीं बताया है? भावनात्मक। तो इसका सही जवाब होगा, पूछा नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, ठीक है, और उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ कितनी है? तो बताइए। अच्छा, बुद्धि लब्धि क्या होता है, किसी को पता है? बुद्धि लब्धि एक्चुअल में बच्चे का वो इंटेलिजेंस है कि बच्चे की विकास की दर क्या है, बच्चा किस दर से विकास कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला जानते हैं तो आप किसी की भी बुद्धि लब्धि IQ निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है उसकी? मेंटल एज, मानसिक आयु, एक्चुअल एज। ठीक है, एक्चुअल एज, उसकी वास्तविक आयु, मेंटल एज को एक्चुअल एज से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? IQ मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये है आपका IQ का फॉर्मूला। तो देख लीजिए इसमें क्या दिया है, मेंटल एज क्या दिया है? 5 ईयर और एक्चुअल एज 4 ईयर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं? तो 4 ईयर, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 जा, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125। ठीक है, तो ये आपका 125 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125। तो आपको बस याद रखना है मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज इनटू 100, दैट इज IQ। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं तो देखते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि हम लोगों का एक फुल कोर्स बाल विकास का पूरा बाल विकास खत्म होगा यहाँ पे, और बहुत अच्छे तरीके से खत्म होगा। एक एक चीज, एक एक आपको रियल प्रैक्टिकल उदाहरण से सिखाए जाएंगे, और सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्न भी वहां पे रहेंगे, और एक थ्योरी, आपकी थ्योरी की समझ बनेगी, विषय की समझ बनेगी, आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जब पहली बार हमने भी एग्जाम दिया था तो हमें भी लगता था कि ये बहुत मुश्किल विषय है, क्योंकि हम लोग का इस विषय से पहले से रूबरू नहीं होते हैं, कभी इस विषय से सामना नहीं होता है, तो ये विषय हमें बहुत मुश्किल लगता है। पर अगर हम इस विषय पर एक बार पकड़ बना लेते हैं और एक बेसिक समझ बना लेते हैं तो ये विषय अपने आप में बहुत आसान विषय है। आपको कुछ इसमें विशेष करने की जरूरत नहीं है, और आप हर एग्जाम में आप 30 या 28 प्लस तो लाएंगे ही भाई। 30 तो देखिए आपकी मेहनत पे, कई बार क्या होता है आप एग्जाम में गए, एक आधा क्वेश्चन आपसे मिस हो जाता है, तो वो सब चीजें चलती रहती हैं एग्जाम में, तो उसमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न पे बढ़ें तो आप ध्यान रखिए, कितने रुपए में मिल रहा है आपको? 21 रुपीज में। ठीक है, अब देख लीजिए, चाय समोसा खाने जाते हैं आप, वो भी आपको 21 से महंगा मिलता है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? देखिए, कथन कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, और कहेंगे आप कथन तो हम याद नहीं कर सकते, इतने कथन है कैसे याद किया जाए? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की विचारधारा को पकड़ के चलना है। अगर आप वो आपने पकड़ लिया तो ये कथन वाले क्वेश्चन आप 99% एक्यूरेसी से कर सकते हैं। कई बार हो सकता है एक आधा गलत हो जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक्यूरेसी पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस विषय पर काम किया, आपको वो टैग वर्ड मिला,
आपने उस टैग वर्ड को अंडरलाइन किया और ऑप्शन को टिक किया। तो यही तरीका होता है। अब आपके पास 2-3 महीने हैं, आपको बुद्धिमान तो नहीं बनना है कि हाँ इस विषय पे बिल्कुल हमें पकड़ बनानी है, आपको सिर्फ स्कोर करना है अच्छा, और वही आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान। तो देखिए, शिक्षा पर आधारभूत विज्ञान, इसमें कई लोगों ने काम किया है, इसमें वुडवर्थ और स्किनर दोनों ने काम किया। लेकिन अगर हम देखें, पूछ रहा है आधारभूत विज्ञान। अब यहां पर मनोविज्ञान के बारे में, जो मनोविज्ञान को बोला है कि हाँ ये एक इस तरह का साइंस है, इस पर बात करने वाले कौन कौन लोग थे? पियाजे थे, ठीक है, वो आपके ऑप्शन में नहीं है। स्किनर थे, वो आपके ऑप्शन में है। उसके अलावा पावलोव थे। तो ये लोग कुछ हैं। अब देखिए, अगर जो ऑप्शन में नहीं है वो लोग भी इन्होंने इस क्षेत्र पे काम किया। अगर आपको विषय पता है कि किसने क्या काम किया है, तो आप कई बार उस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर। स्किनर ने कहा था ये। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो भाई हिंदी अक्षर जो होते हैं किस आयु तक बालक पहचानने लगते हैं? बताइए। 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में? तो अगर आप उस तरह से जाते हैं कि हम किस आयु में थे, किस तरह पहचानते थे, तो आप फंस गए यहां पे। लगता है लोगों को कि हाँ यही एक तरीका है, बट आपको समझना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा कि एक डेटा क्या है जो मानता है, मतलब अधिकांश लोगों के साथ ऐसा कब होता है। अगर आप इस डेटा को पकड़ के चलेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हिंदी अक्षरों को बालक कब पहचानने लगते हैं, किस आयु में? तो ये आपका सही जवाब होगा 5 वर्ष की अवस्था में। जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तब वह हिंदी अक्षरों को पहचानने लगता है। आपको मैं उदाहरण दे दूं कि बच्चा जब देखिए 5 वर्ष का क्या होता है, जब वो, अगर आज के मतलब प्राइमरी स्कूल के सिस्टम से बात करें तो इसका अलग एक दृष्टिकोण होगा। अगर आप इसको आजकल के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं या फिर और जगह के स्कूल हैं वहां से देखिए, तो बच्चा आ, बड़ा आ, ठीक है, छोटी ई कब पहचानने लगता है? ये आपका बच्चा जब कक्षा 1 में होता है प्राइमरी में, और अगर हम उसकी बात कर लें तो उसमें वो बच्चा जब क्लास प्री नर्सरी और नर्सरी में होता है तब वो अक्षरों को पहचानने लगता है। तो ये अवस्था कौन होती है? 5 वर्ष की होती है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एलेक्सिया है, तो देखिए कुछ नहीं है, केवल कुछ बीमारियां हैं। ठीक है, पढ़ने की कुछ बीमारियां हैं और कुछ बीमारियां होंगी भी। तो एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया भी एक तरह की विकार है। ठीक है, जिसको हम बीमारी बोलते हैं, विकार है। पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की क्षमता या सुनने की क्षमता, क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, अब इसमें एक एलेक्सिया है, एक डिस्ग्राफिया है, ऐसे कई विकार हैं और आप लोग ज्यादातर 4 ही विकार पढ़ते हैं, पर आपके 4 से ज्यादा विकार महत्वपूर्ण हैं। कई बार उन 4 विकारों से हटके भी प्रश्न आ जाते हैं, तो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ठीक है, अब पियाजे की हमको पता है, पियाजे साहब ने 4 स्टेजेस बताई थी। पियाजे भाई कौन है? जीन पियाजे साहब, जिन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, एक इन्होंने स्टेजेस बताई थी 0 से 2 वर्ष, दूसरी बताई थी 2 से 7 वर्ष, तीसरी बताई थी 7 से 11 वर्ष और चौथी बताई थी 11 से 15 वर्ष। ठीक है, अब 7 से 11 में क्या था? प्री ऑपरेशनल था। ठीक है, प्री ऑपरेशनल था, और इसमें क्या था? ऑपरेशनल था। इसमें ऑपरेशनल था। पूछ क्या रहा है इसमें क्या पूछ रहा है? औपचारिक। तो ये आपका सही आंसर होगा 11 से 15 वर्ष। ठीक है, 11 से 15 वर्ष की अवस्था पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु अवधि मानी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो बताइए, 150 दिन लगते हैं, 280 दिन लगते हैं, 390 दिन लगते हैं, 460 दिन लगते हैं? आंसर कीजिए। कमेंट में सब लोग लिखते रहिए, लिखा करिए। जब प्रश्न आता है तुरंत आंसर लिखने की कोशिश किया करिए, उसके बाद देखा करिए, और नहीं तो आप अपनी कॉपी पेन ले सकते हैं। जब हम प्रश्न कराते हैं तो आप प्रश्न को, जैसे ही प्रश्न आए उसका अपने हिसाब से आंसर सोचिए, फिर आपका जो सही हो अपने स्कोर को काउंट करते रहिए। सपोज दैट आपने आज 10 में से 4 किया, आपके 4 प्रश्न सही थे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप डेली हमारे साथ प्रश्न करते रहेंगे महत्वपूर्ण, तो ही आपके कम से कम 10 में से
9 या फिर अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे तो 10 प्रश्न तक आसानी से हो सकते हैं। तो परेशान नहीं होना है, बस आपको अच्छे से देखते रहना है, ठीक है। और जितना भी आप स्कोर कर रहे हो उसको कमेंट में जरूर लिखिए ताकि अगले दिन जब वो स्कोर इंप्रूव होगा तो आपको भी आनंद होगा और थोड़ा हमें भी आनंद होगा, ठीक है। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? अब देखिए, ये आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग बोलते हैं ना 9 माह। 9 माह मतलब क्या हो गया? 9 माह में गर्भ में रहता बच्चा ना, तो 30 दिन इंटू 9 ना, तो 270 दिन हो गए, ठीक है। अब देखिए 270 के अड़ोस पड़ोस कौन सा ऑप्शन है? 280 दिन है। तो बस यही आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका सही आंसर हो गया। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है और रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अभी कम क्वेश्चन लेके आए गए हैं, धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे अगर दवाई बढ़ाई जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। तो बस अच्छे से इस क्लास को देखते रहिए, ठीक है। अच्छे से शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और एक हम लोगों का जो ये बैच स्टार्ट हुआ है 21 रुपीज में, ये अभी तो फिलहाल जो है CDP के लिए स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ये और चीजों के लिए चालू रहेगा और केवल 21 रुपये फीस है। तो देख लीजिए, 21 रुपीज फीस है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप नहीं ज्वाइन करना चाहते फिर भी आप हमारी यूट्यूब पर लगातार क्लासेस देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और ये नंबर है, आपको कैसे बुक करना है, माफ कीजिएगा, ये नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। नंबर मैं फिर से बता देता हूं, 9616827646, 96168276 और 46। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप कर दीजिए, आप मैसेज डाल दीजिए आपको बैच में ज्वाइन होना